students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chem. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नॉमेनक्लेचर के बाद आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहले आपको फॉर्मूला दिया होता था तो आप इस फॉर्म में उनका नाम लिखते थे, राइट। मैं थोड़ा साइड में हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हम पहले करते थे ना, इसको लिखो, बीच में जगह छोड़ो। मैंने जगह नहीं छोड़ी है क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला इधर लिखूंगी, ठीक है, लेकिन आपने इसके नीचे लिखना है, अदरवाइज स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा था मुझे, ठीक है, ओके। अब देखिए, फॉर्मूला से नाम लिखना, नाम से फॉर्मूला लिखना, रूल्स तो वही हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और आयन, उसके साथ लाइगेंड्स, ठीक है, और केटाइन और एनाइन को पहले रिकॉग्नाइज करना है, राइट। तो सबसे पहला कंपाउंड उठाते हैं, इसमें लिखा है हेक्सामीन कोबाल्ट 3, तो ये रही सेंट्रल मेटल एटम। तो आपने भी ऐसे ही करना है, सेंट्रल मेटल एटम को आपने एनसर्कल कर लिया, ये बीच में जगह छोड़ी है और इधर लिखा हुआ है सल्फेट, मींस सल्फेट इज एट एनाइनिक पार्ट, और ये जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इट इज केटाइन, राइट। तो अब अगर मैं इसका नाम लिखूं यहां पे, तो सबसे पहले ये रहा केटाइन और ये रहा एनाइन, ये लीजिए। मुझे अभी तक यही पता चला कि एनाइन की जगह पे है सल्फेट, मैंने सल्फेट लिख दिया, और केटाइन की जगह पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी मैंने सफियर बना दिया, ओके। अब इसकी सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कोबाल्ट, आपको पता है हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। कोबाल्ट के साथ लिखा है 3, मींस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3, ओके। इसके साथ लगे हैं हेक्साएमीन, कितने लाइगेंड्स लगे हैं? हेक्साएमीन। तो कोबाल्ट के साथ हमने 6 अमोनिया लगा दिए, डन, ओके। अब इस सफियर के बाहर, ये इसका चार्ज क्या होता है? 0। इस सफियर के बाहर नेट चार्ज आ गया +3, समझ आ रही है? क्योंकि ये है 0, ये है +3, तो इस सफियर के ऊपर नेट चार्ज आ गया +3। और आपको पता है सल्फेट के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है? -2, राइट। क्रॉस करके लिखिए, इसका चार्ज इसके पैरों में, इसका चार्ज इसके पैरों में, तो क्या बन जाएगा ये? कोबाल्ट, हेक्सामीन, सल्फेट। लेकिन सल्फेट कितने लगे? 3, और ये केटाइन कितने लगे? 2, चेक कर लीजिए। अब इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? +3, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? -2, तो ये देखो +6 -6, नेट चार्ज बैलेंस, क्लियर। मैं तो इस जगह को इसी तरीके से यूज करने वाली हूं, आप मेरे साथ साथ नाम लिखेंगे। मैंने तभी बोला ना कि आपने जगह छोड़नी है, ठीक है, जगह छोड़कर 2-2 लाइंस आप छोड़ दीजिए, इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। क्लियर हो गया सबको? तो किस तरीके से किया हमने? सबसे पहले आपको यह पहचानना है केटाइन और एनाइन। तो एनाइन था सल्फेट, मैंने सल्फेट अलग से लिख दिया, फिर से बताती हूं, मैंने सल्फेट अलग से लिख दिया, और केटाइन की जगह पे कौन आ गई? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और उसका सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास दिया है कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दी है +3, और इसके साथ लगे हैं 6 अमोनिया, राइट। केटाइन के ऊपर नेट चार्ज +3 क्योंकि अमोनिया होता है 0, सल्फेट के ऊपर नेट चार्ज -2 होता है। चार्जेस को क्रॉस किया, ये चार्ज इधर लिखा जाएगा, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 3, क्लियर। तो दिस सिस्टम इज टू सिंपल। अब मैं इसको हटाने वाली हूं, और क्योंकि मुझे सिर्फ यहां पे नाम ही चाहिए, तो अब मैं यहां पे सिर्फ इसका नाम लिखूंगी, और फिर से देख लीजिए, एक मेरे पास केटाइनिक पार्ट, एक मेरे पास एनाइनिक पार्ट। केटाइनिक पार्ट में सेंट्रल मेटल आयन था कोबाल्ट, जिसके साथ लगे थे 6 अमोनिया। अब इसका चार्ज दिया है +3, पहले से गिवन है कोबाल्ट 3, इसका होता है 0, तो यहां नेट +3, इधर -2, तो इनको क्रॉस करके लिखो, ये 2 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे, डन। नेक्स्ट, सोडियम डाइसाइनोऑरिएट,
तो पहले तो आपने सेंट्रल मेटल एटम ढूंढ ली, दैट इज ओरियम, गोल्ड। ओके, लेकिन अब ये वाला पोर्शन है केटाइन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी इट इज एट द प्लेस ऑफ एनाइन। तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, यहां पे केटाइन कौन है, सोडियम, मैंने लिखा Na। अब यहां पे मेरे पास सफियर है, इस सफियर के अंदर ये रहा सोडियम और इस सफियर के अंदर है गोल्ड ऑरिएट, उसके साथ लगे हैं 2 साइनो और ऑरिएट के ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज ऑरिएट के ऊपर है 1 पॉजिटिव चार्ज, ऑरिएट 1, ऑरिएट के ऊपर है +1 चार्ज, इसके ऊपर होता है -1 चार्ज। ठीक है, अब देखो सोडियम के ऊपर भी कितना चार्ज होता है, हमेशा +1। अब इनका नेट क्या आया, एनाइन के ऊपर +1 -2, नेट क्या आया -1, +1 -1, दोनों चार्ज बैलेंस, दोनों चार्जेस बैलेंस, केटाइन भी एक एनाइन भी एक। तो फिर आप इसको कैसे लिखोगे, सोडियम डाइसाइनो ऑरिएट 1। फर्स्ट पार्ट में मैंने चार्जेस लिख के बताए हैं कि केटाइन और एनाइन के ऊपर चार्जेस किस तरीके से आ रहे हैं। तो यहां पे है डाइसाइनो ऑरिएट 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट 2। तो यहां पे सेंट्रल मेटल एटम को मैंने एनसर्कल कर लिया एंड दैट इज पैलेडियम। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज एनाइन और पोटेशियम इट इज केटाइन, राइट। चलिए, ये रहा पोटेशियम और इधर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है पैलेडियम, पैलेडियम के साथ लगे हैं टेट्राक्लोराइडो, तो ये रहे 4 क्लोराइडो, 4 Cl लगा दिए और पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको गिवन है +2। अब केटाइन और एनाइन का चार्ज निकाल लेते हैं। चलिए, पैलेडियम 2, क्लोराइडो के ऊपर -1, नेट चार्ज हो गया -2, ये +2, तो नेट कितना बचा -2, समझ आ रही है सबको, +2 -4, नेट क्या बचा -2। ओके, पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, अल्कली मेटल है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, हमेशा +1। ठीक है, अब चार्जेस को जरा क्रॉस कीजिए, -2 +1, -2 आ जाएगा इधर, 1 आ जाएगा इधर, तो आप क्या लिखोगे, पोटेशियम 2 पैलेडियम Cl, Cl को आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, Cl4, चेक कर लो। अब इसके ऊपर +1, ठीक है, इसका चार्ज है +1, तो टोटल कितना हो गया +2, इसका चार्ज है -2, तो नेट कितना आया -2। क्लियर, चार्ज बैलेंस। तो एनाइन का चार्ज आप इधर बैलेंस करोगे इसके साथ, एनाइन के ऊपर चार्ज आया -2, केटाइन के ऊपर है +1, और जब क्रॉस करके लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा K2PdCl4। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, पेंटाएमीन नाइट्रिटो N कोबाल्ट 3 आयन। अब ये 1 है, ना केटाइन ना एनाइन। अभी चेक करते हैं कि ये केटाइनिक स्पीशीज बनती है या एनाइनिक, लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले जैसे बाकियों में हमने किया, ये रहा कोबाल्ट। ओके, तो मैंने लिखी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर कोबाल्ट। ठीक है, जिस वक्त एक से ज्यादा लाइगेंड्स होते हैं, हम कैसे चलते हैं, अल्फाबेटिकली। तो रूल बिल्कुल सिंपल, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे वहां पे आप लोग लाइगेंड्स लिखते जाइए। पेंटाएमीन, चलिए इसके साथ लग गए 5 एमीन। ओके, पेंटाएमीन नाइट्रिटो N। ओके, तो ये आ गया NO2। नाइट्रिटो N का मतलब होता है NO2, N के थ्रू बॉन्डिंग है, NO2। कोबाल्ट
ठीक है, इसके ऊपर होता है 0 चार्ज, नाइट्रेटो के ऊपर -1, इसके ऊपर चार्ज कितना है +3। अब बताओ नेट चार्ज क्या आया, 0 -1 +3 में से -1 गया, नेट चार्ज कितना आया +2, तो इसके ऊपर आया +2। आयन है, केटायन है, क्योंकि कोबाल्ट लिखा है ना, आयन है। अगर ये एनाइन होता तो यहां कोबाल्टेट होता, क्योंकि नाम तो पहले आपको लिख के दिया हुआ है। अगर ये एनाइनिक स्पीशीज होता तो यहां कोबाल्टेट होता, +2 चार्ज, ऑटोमेटिकली आप देख लीजिए वहां पे +2 चार्ज आ गया, क्योंकि इसके ऊपर है +3, आपको गिवन है 5 एमीन लगे हैं, 1 नाइट्रीटो N लगा है, नाइट्रो ग्रुप है जो थ्रू N जुड़ा है, इसके ऊपर चार्ज होता है -1। आप अपना टेबल चेक कीजिए, तो ये बन गया पेंटामीन नाइट्रीटो N कोबाल्ट 3 आयन। नेक्स्ट देखें, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट 3, तो क्वाइट अंडरस्टूड, क्रोमेट इट इज एनाइनिक पार्ट, दिस इज एनाइन, दिस इज केटाइन। तो केटाइन की जगह पे लिखा है पोटेशियम, और जो हमारे पास एनाइन है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसके अंदर देखें क्रोमेट, ये रहा क्रोमियम, क्रोमियम के साथ लगे हैं 3 ऑक्सलेट आयंस, ऑक्सलेट C2O4, ये लगे हैं 3। एक ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्ट के ऊपर चार्ज होता है -2, COO, ये रहा ऑक्सलेट C2O4, 2 नेगेटिव चार्ज, राइट। अगर इसके साथ H हो जाता है तो इट इज ऑक्सैलिक एसिड, H हट गए, ये बन गया ऑक्सलेट C2O4। तो इसके ऊपर चार्ज क्रोमियम के ऊपर +3, टोटल देखो 3 2 -6 +3, नेट कितना आया -3, दिख रहा है, -6 +3, तो नेट कितना आ गया -3, क्योंकि ये एनाइन है -3, ये चार्ज इधर लिखा जाएगा, इसके ऊपर होता है +1, ये चार्ज इधर लिखा जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम K3 Cr C2O4 थ्राइस। क्लियर? यहां मैंने आपको चार्जेस निकाल के बताए, अब इसको मैं इधर इसके सामने ही लिखूंगी। इसका नेट चार्ज आ गया हमारे पास -3, ठीक है, और इसको जब आपने बैलेंस कर दिया तो आपके पास आया K3 Cr C2O4 थ्राइस। इस तरीके से हम चार्जेस को बैलेंस कर देते हैं, केटाइन की तरफ एनाइन, एनाइन की तरफ केटाइन। क्लियर? नेक्स्ट, टेट्रामीन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लेटिनम 4 सल्फेट। तो सल्फेट आया किसकी जगह पे, एनाइन की जगह पे, और ये जो इतना लंबा नाम है दिस इज ऑफ केटाइन, मींस हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है इट इज केटाइनिक, और उसके सबसे बाहर क्या लगा है, सल्फेट। ओके, सेंट्रल मेटल आयन प्लेटिनम, प्लेटिनम के ऊपर चार्ज +4, इसके साथ लगे हैं टेट्रा एमीन, डबल एम लिखा है ना एमीन में, तो 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, टेट्रा एमीन, क्लोराइडो मतलब Cl, ओके, नाइट्रीटो N मतलब NO2, नाइट्रीटो N सल्फेट। अब अमोनिया के ऊपर 0, क्लोराइडो के ऊपर -1, इसके ऊपर भी -1, +4, -1 नेट कितना बचा, +2, इसके ऊपर नेट चार्ज आया +2, सल्फेट के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है -2, दोनों बैलेंस, केटाइन और एनाइन दोनों का चार्ज क्या आ गया, बराबर। तो आप फिर इसको सिंपली कैसे लिखोगे, ना इसको शो करोगे ना इसको शो करोगे, ठीक है। ये जस्ट मैं चार्जेस लिख रही हूं, इसके ऊपर रहता है -2, इसके ऊपर कितना आ गया +2, तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, सिंपल प्लेटिनम, इसके साथ लगे हैं 4 एमीन क्लोराइडो नाइट्रीटो NSO4, ये बन गया टेट्रामीन क्लोराइडो नाइट्रीटो N प्लेटिनम 4 सल्फेट। आपको पता है जब प्लेटिनम के ऊपर +4 साइज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 5 6, याद है, 4 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होना चाहिए,
और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 2 होती तब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता। ठीक है, तो ये समझ आ गया सबको। ये मैंने चार्ज अब हटा दिया। आपको तो इसी तरीके से लिखना डबल डबल करके, मेरे पास तो थोड़ा स्पेस कम है ना इधर। चलिए, पेंटामीन नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट 3 आयन। कोबाल्ट 3 आयन, क्योंकि कोबाल्ट लिखा है इट मींस कौन है ये, केटायन। आयन है और कोबाल्ट 8 नहीं लगा है तो ये केटायन है। चलिए, ये रही कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, कोबाल्ट के ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव, इसके साथ लगे हैं 5 एमीन, पेंटा एमीन और नाइट्रेटो ओ। मतलब अब मैं NO2 नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी ONO। दिस इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रेटो ओ। ये जो NO2 ग्रुप है अगर ये प्रेजेंट है ऐसे NO2 तो नाइट्रेटो N, अगर ये प्रेजेंट है ONO मींस इट इज बॉन्डेड थ्रू ऑक्सीजन। तो नाउ दिस ligand इज कोऑर्डिनेटिंग थ्रू ऑक्सीजन। चार्ज वही है -1 0, +3 में से -1 गया, नेट चार्ज +2 बन गया आयन। बहुत सिंपल है। सेम ऐसा ही कंपाउंड आपने ये लिखा था, फर्क क्या है दोनों में, वो NO2 ये ONO। नेक्स्ट पोटेशियम, ये पोर्शन हो गया हमारे पास केटायन और ये पोर्शन हो गया हमारे पास एनायन। एनायन है तभी तो यहां पे क्या लगा है, निकलेट। तो ये रहा पोटेशियम और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लगा है निकल। निकल के ऊपर चार्ज है +2 और इसके साथ लगे हैं टेट्रासाइनाइडो। टेट्रासाइनो भी हो सकता है, साइनाइडो भी हो सकता है, वन एंड द सेम थिंग। कि आपकी बुक में लिखा हो या पेपर में आ जाए साइनाइडो तो इट इज साइनो। इसके साथ लगे हैं 4 CN। ओके, अब देखो इसका चार्ज -1 तो टोटल +2 -4 इक्वल टू -2। तो एनायन के ऊपर नेट चार्ज है -2, केटायन के ऊपर है +1। क्रॉस करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, K2। अब देखो चार्ज सारे बैलेंस हो गए। इसके ऊपर नेट चार्ज -2, इसके ऊपर +1, चार्ज सारे के सारे बैलेंस। तो क्या नाम बना, K2 NiCN4। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हम इन कॉम्प्लेक्सेस का नाम किस तरीके से लिखते हैं। जैसे जैसे आपको नाम लिखा है केटायन और एनायन को पहले मार्क कीजिए, सेंट्रल मेटल एटम और आयन उसको आप सर्कल कीजिए, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाओ, केटायन और एनायन को अपनी अपनी जगह पे रखो और जो भी आपको लाइगेंड्स दिए हैं उनको लगा दीजिए। सबसे लास्ट में आप चार्ज को बैलेंस करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ और भी मैं भेजूंगी, उनको भी आपने नोट कर लेना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। राइट, आइसोमेरिज्म आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर +1 में पढ़ी है। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम किस तरीके से आइसोमेरिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे, लेट्स फाइंड दैट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, 2 or more compounds having same molecular formula but different arrangement of atoms are called isomers and phenomena is known as isomerism. Right? तो coordination complexes के अंदर isomerism it is of 2 types. One is structural isomerism and another is stereo isomerism. Now stereo isomerism is also known as space isomerism. तो इसमें हम स्पेशियल अरेंजमेंट की बात करते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ
स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, राइट। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural arrangement of atoms, right। यहां सिंपल हमने अरेंजमेंट की बात की थी, यहां पे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर के अंदर कैसे चेंज आएगी, ठीक है। अब ये है हमारे पास टोटल 4 टाइप्स। First is ionization isomerism, right? Second is hydrate, और इसको बोलते हैं solvate isomerism. Third type is coordination isomerism, and fourth is linkage isomerism, right। ये है 4 तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन एंड लिंकेज, राइट। नाउ स्टीरियो और स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये 2 तरह का है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। आपको पता है ज्योमेट्रिकल के अंदर हम क्या नोटिस करते हैं, स्ट्रक्चर या तो सिस होगा या ट्रांस होगा। जब सिमिलर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर टुगेदर एक साइड तो सिस होते हैं, व्हेन दे आर अक्रॉस तो ट्रांस होता है। आपको +1 का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का याद होना चाहिए। ऑप्टिकल के अंदर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लीवोरोटेटरी, कि जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है वो ये राइट साइड को रोटेट कर रहा है या लेफ्ट को। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या तो ये होती है डेक्स्ट्रो या होती है लीवो। डेक्स्ट्रो डिनोट करते हैं हम स्मॉल डी के साथ, और लीवो हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल के साथ। तो हैव अ स्क्रीनशॉट। ये है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। Now, ionization isomerism, as the name indicates, यहां हम आयन के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल इसकी डेफिनेशन, these are the compounds, having same molecular formula same, but furnish या give different ions, in the solutions, ये रही इसकी डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, क्योंकि ये किसकी एग्जांपल्स हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो देखो स्ट्रक्चर किस तरीके से एटम्स को अरेंज करेगा। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की ये फर्स्ट टाइप हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये स्ट्रक्चरल अरेंज होगा, कि जब वैसे नहीं हमें पता चलेगा। देखो इस फॉर्मूला को देख के आप क्या बता सकते हो कि कौन से आयंस जाएंगे, अभी आप नहीं बता पा रहे, ठीक है।
तो इसका अरेंजमेंट किस किस तरीके से हो सकता है, लेट फाइंड दैट। इसको एक तरीका है पेंटाएमीन, ब्रोमीन अंदर और सल्फेट बाहर, और दूसरा तरीका है इसी का कोबाल्ट, पेंटाएमीन, सल्फेट अंदर और Br बाहर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए सेम है, लेकिन इसको लिखने का तरीका, इस कंपाउंड को देखो, इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। जब ये आयोनाइज हुआ तो क्या देगा, CO NH3 5 टाइम्स Br प्लस SO4 2 नेगेटिव और इधर आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज। तो यहां किसकी प्रेसिपिटेशन आई, प्रेसिपिटेट्स ऑफ सल्फेट। यहां सल्फेट प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। सल्फेट को प्रेसिपिटेट हम किससे करते हैं, विथ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन इधर क्या हुआ, CO NH3 5 टाइम्स, SO4 इधर, SO4 1 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अब यहां पे किसके प्रेसिपिटेट्स आए, ये डाउन, ये Br नेगेटिव, इसमें डाला सिल्वर नाइट्रेट, तो ये बन गया AgBr प्रेसिपिटेट्स। तो इधर आएंगे प्रेसिपिटेट्स ऑफ ब्रोमाइड, ऊपर वाले में आए प्रेसिपिटेट्स ऑफ सल्फेट। हमें पहले नहीं पता चल रहा था कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, लेकिन सॉल्यूशन में जाते ही एक बीकर के अंदर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट हुआ और दूसरे के अंदर सल्फेट। तो इससे हमें पता चला कि एक में सल्फेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और दूसरे में ब्रोमाइड जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। और जब तक ये आयंस डिटेक्ट नहीं हुए हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर सकते थे। समझ आई बात। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर इनके जो आयन्स हैं दे आर फर्निश्ड डिफरेंटली। ओके, अब जरा इसको देखें। इसको लिखने का तरीका, एक CO NH4 Cl2 NO2, ठीक है, और दूसरा CO NH4 एक Cl एक NO2 अंदर और एक Cl बाहर। देखो अंदर कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 4 + 2, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 4 5 6, ठीक है। अब देखो इसकी आयनाइजेशन जब हुई सॉल्यूशन के अंदर, ये बना CO NH3 4 टाइम्स Cl2 नेट चार्ज +1 प्लस NO2 नेगेटिव। तो यहां पे डिटेक्शन होगी NO2 की, इट विल गेट प्रेसिपिटेट नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। इसमें डिटेक्शन हुई नाइट्राइट की और इसमें CO NH4 एक Cl NO2 अंदर प्लस इसके ऊपर चार्ज आया +1 और बाहर क्या आया Cl नेगेटिव। तो यहां पे डिटेक्शन किसकी होगी, प्रेसिपिटेट्स ऑफ Cl नेगेटिव विद द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। बात समझ में आ रही है। जब तक आप इसको आयोनाइज नहीं करते हो, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो आयोनाइज होगा। तो फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसका अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर को भी फॉलो करना है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी और प्राइमरी को भी। अच्छा, अब इसको देखते हैं। कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 रहना चाहिए, ओके। तो CO 5 अमोनिया और 1 नाइट्रेट, बाहर लग गया सल्फेट। दूसरा स्ट्रक्चर कोबाल्ट 5 अमोनिया, सल्फेट अंदर और नाइट्रेट बाहर। अब देखिए इधर नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज, नेट क्या आ जाएगा जब ये टूटा, तो ये बना कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स NO3 1 है, नेट चार्ज +2,
प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहां पे आप किसको डिटेक्ट करेंगे? प्रेसिपिटेट्स ऑफ सल्फेट। इधर सल्फेट डिटेक्ट होगा और इधर देखिए कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स, सल्फेट अंदर, नेट चार्ज +1 NO3 और यहां पे डिटेक्शन होगी प्रेसिपिटेट्स ऑफ नाइट्रेट आयन। तो आप देख लीजिए हमें इस आइसोमेरिज्म का कैसे पता चल रहा है? ओनली आफ्टर आयोनाइजेशन। जब तक इसकी आयोनाइजेशन नहीं हो रही थी हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा आयन बन रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। मैं इसको हटा देती हूं यहां से। ये आप साथ साथ ही नोट करना। अब मेरे पास है PtCl2 4 अमोनिया Br2। ओके, प्लेटिनम के साथ 6 लगे हैं, मींस इसका ऊपर का चार्ज कितना है? देखो ऑटोमेटिकली -2 -2 +4। ठीक है, अब इसको दो तरीकों से अरेंज कर देते हैं। Pt 4 अमोनिया, 2 क्लोराइड अंदर, Br2 बाहर, दूसरी साइड Pt टेट्राअमीन, Br2 अंदर और Cl2 बाहर। ठीक है, तो जब ये आयोनाइज होगा इट विल गिव Pt NH3 4 टाइम्स, Cl2 नेट चार्ज 2 पॉजिटिव प्लस 2 Br नेगेटिव। तो यहां पे जब आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे देयर विल बी प्रेसिपिटेशन ऑफ 2 AgBr, 2 मोल। ठीक है, प्रेसिपिटेट। और ये जब आयोनाइज होगा Pt NH4 टाइम्स, Br2 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। इसमें डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, देयर विल बी प्रेसिपिटेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ AgCl। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन ये दो हमारे पास कंपाउंड्स बन गए। इनका अरेंजमेंट दो तरह से हो सकता है, विच आर गिविंग डिफरेंट आयॉन्स इन द सॉल्यूशन। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जब तक आप इसके आयॉन्स को डिसोसिएट करके नहीं देखेंगे तब तक आप इनकी आइसोमेरिज्म के बारे में पता नहीं लगा सकते। ठीक है, द सेकेंड टाइप ऑफ isomerism is hydrate or solvate isomerism. Solvate is a general term derived from solvent. तो जिस भी सॉल्वेंट के अंदर हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हो जाते हैं। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, कॉपर सल्फेट .5H2O, तो हम कहते हैं 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस क्रिस्टल को बनने के लिए 5 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो कॉपर सल्फेट के साथ हम डॉट लगा के इसको लिख देते हैं। इसी तरीके से जब आप लिखते हो पोटैश एलम K2SO4 Al2SO4 thrice .24H2O, दिस इज ऑल्सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जिस केस में अगर हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, इफ सॉल्वेंट इज वाटर देन आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट। हाइड्रेट कब हम वर्ड यूज करते हैं? इन जनरल इट इज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट कब यूज करते हैं? व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर एंड वी आर फाइंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द डिफरेंट क्रिस्टल्स। अब मेरे पास है क्रोमियम क्लोराइड 6H2O। अब इसके कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं देखिए। फर्स्ट Cr H2O 6 टाइम्स और Cl3 है बाहर। तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और कोई भी एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज अ मैटर ऑफ हाइड्रेट ये बाहर प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे नो water molecule outside the sphere
outside the sphere. And दूसरी बात, 3Cl negative ions are precipitated. मतलब 3 moles of AgCl, क्योंकि हम इसमें क्या डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, गेट प्रेसिपिटेटेड. ठीक है. और दूसरा हमारे पास CO H2O 5 टाइम्स, एक क्लोरीन अंदर, 2 क्लोरीन बाहर, एंड 1 H2O इज प्रेजेंट एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रेट इट इज डिफरेंट नाउ. ठीक है. तो यहां पे 1 water molecule is outside the sphere, coordination sphere, and second 2Cl negative means 2 moles of AgCl3 get precipitated. तो यहीं से पता चलता है कि एक क्लोरीन वो अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, और 2 क्लोरीन जो है वो प्रेसिपिटेट होती है बाहर जाके, ये आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर है. ठीक है. और तीसरा हमारे पास एक और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, दैट इज दिस इज क्रोमियम. क्रोमियम, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल है 4, 2 क्लोरीन अंदर, 1 क्लोरीन बाहर, एंड 2 H2O molecules are present as water of crystallization. तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, 2 molecules of H2O are outside the coordination sphere. These are outside the coordination sphere. और कितने क्लोराइड आयंस हैं जो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, ओनली 1 Cl नेगेटिव, मींस 1 मोल AgCl गेट्स प्रेसिपिटेटेड. अब आपको पता है इसमें आयोनाइजेशन किसकी होती है, किसकी नहीं होती है. ठीक. और यहां पे कितने हैं, 3Cl नेगेटिव, यहां पे 2 Cl नेगेटिव बाहर, और यहां पे 1. और ये तीनों ही आप फिजिकली बता सकते हो, इट इज वॉयलेट इन कलर. जिसके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं है, इट इज वॉयलेट इन कलर, और जिसके अंदर एक है बाहर, इट इज ब्लू ग्रीन. इट इज ब्लू ग्रीन इन कलर. और जिसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हैं, इट इज डार्क ग्रीन. तो यहां पे फर्क क्या पड़ा, देयर इज difference in distribution of water molecules inside the sphere and outside the sphere. तो this is called hydrate or solvate isomerism. जब solvent water हो जाए, we call it as hydrate. Sometimes there may be present alcohol. तो alcohol का molecule उसके साथ as a molecule of crystallization present होगा. तो इसको आपने इसी तरीके से नोट करना है. ठीक है. आपने एग्जाम्पल लिया क्रोमियम क्लोराइड की क्रिस्टल का, और वो इस तरीके से प्रेजेंट है. इसमें 3 Cl नेगेटिव बाहर जाते हैं, तो जब आप इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को बैलेंस करते हो तो ये इसी तरीके से आएगा. यहां पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर हैं, क्योंकि जब इसको हमने ट्रीट किया तो आयोनाइजेबल पार्ट इसका 2 है, 2 Cl नेगेटिव, एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल इट इज नॉट लॉस्ट, इट इज प्रेजेंट एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके. हमें पता कैसे चलता है, इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल था, उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे. इस कंपाउंड को हमने ट्रीट किया कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम डिहाइड्रेशन करते हैं, तो यहां पे हुई नो डिहाइड्रेशन. कुछ भी डिहाइड्रेट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर से तो कोई भी बाहर नहीं जाएगा. ओके. जब हमने यहां यूज किया कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, there was dehydration of 1 mole. 1 mole water dehydrates. There is removal of 1 mole of water. और जिस वक्त हम इसमें यूज करते हैं concentrated sulfuric acid, there is loss of 2 moles of water gets dehydrated.
तो कितना वाटर बाहर गया, बाहर कौन जाएगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। यहां आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो कोई वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाता, नो डिहाइड्रेशन। यहां पे डिहाइड्रेशन होती है 1 मॉलिक्यूल के साथ, 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर इज डिहाइड्रेटेड। और इधर कितने मोल होते हैं, 2 मोल्स। और फिजिकली देखकर ही पता चल जाता है कि इसके अंदर हाइड्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड किस तरीके से है। जो अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं ओनली दे विल बी रिमूव्ड एज डिहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट टाइप इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन तो मींस यहां पे हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, मींस इट शुड बी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो this type of isomerism occurs in the compounds containing both cationic and anionic entities. दोनों ही coordination entity होंगी, and the isomers they differ in the distribution of ligands in the coordination entity of cationic and anionic part. ये केटाइन, ये एनाइन, ये केटाइन, ये एनाइन, ये केटाइन, ये एनाइन, क्योंकि जब भी हम मॉलिक्यूल लिखते हैं पहले केटाइन लिखा जाता है और बाद में एनाइन। अब इसमें आइसोमेरिज्म कैसे आई वो देखिए, होगा क्या, देयर इज इंटरचेंज ऑफ लाइगेंड्स किस किस में, बिटवीन केटाइनिक एंड एनाइनिक एंटिटीज। आपस में लाइगेंड्स एक्सचेंज होंगे तो इसका सेकंड पेयर क्या बनेगा, ये एक आइसोमर है, इसका दूसरा पेयर क्या बनेगा, ये रहा केटाइनिक पार्ट, ये रहा एनाइनिक पार्ट। लाइगेंड्स चेंज करने हैं, क्रोमियम के साथ साइनाइड्स लगे थे ना, ठीक है। अब देखिए इनको शफल करके हम लिखेंगे, तो इधर क्रोमियम के साथ 4 अमोनिया और 2 साइनाइड्स, ठीक है, और साइनाइड इधर कितने रह गए, 4, तो यहां पे हो जाएगा क्रोमियम के साथ 4 साइनाइड्स और अमोनिया कितने लग गए, 2, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मुझे बनाना है केटाइन और ये है एनाइन। देखिए 0 -1, ठीक है, और ये रहेगा +3, नेट चार्ज +1, इधर साइनाइड -1 0, नेट चार्ज +1, क्योंकि इसका भी +3, तो दोनों के ऊपर 1 1 चार्ज, इसलिए नेट चार्ज 0, दोनों इसका +1 और इसका -1 चार्ज। यहां देखो -4 +3, नेट चार्ज -1, इधर +4 -2, नेट चार्ज +1, तभी केटाइन और एनाइन बनाना। अब आप इसका नाम लिखेंगे दोनों का, जैसे यहां पे क्या होगा, हेक्सामीन, हेक्सामीन, क्रोमियम 3 खत्म, फिर हेक्सासाइनो क्रोमेट 3, ये मैंने इसका नाम लिखा। अब आप इसका नाम लिखेंगे टेट्रामीन डाइसाइनो क्रोमियम 3, डाइअमीन टेट्रासाइनो क्रोमेट 3, ये नाम आप खुद लिखेंगे सेकंड पेयर का। नेक्स्ट, अब ये दोनों, क्योंकि यहां दोनों सेम थे तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहां पे कोबाल्ट और यहां पे क्रोमियम, तो आपको करना क्या है, साइनाइड अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि एनाइन है ना, और दूसरा हमने लिया है अमोनिया, अमोनिया यहां पे रहा, तो इसके साथ कौन लग जाएगा, अब ये वाला क्रोमियम इधर आ गया और कोबाल्ट इधर लग गया। देखो हो गए ना, लाइगेंड्स एक्सचेंज हो गए। अब पता कैसे चलेगा कि ये आइसोमर्स बने, अगेन आपको नाम लिखना पड़ेगा। देखिए यहां पे 0 -1 +3 +3, तो नेट चार्ज +3, नेट चार्ज -3। अब इतनी सी प्रैक्टिस तो आप लोगों को हो चुकी है, यहां से स्टार्ट कीजिए, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3
जगह छोड़कर हेक्सा साइनो क्रोमेट 3। क्रोमियम के लिए क्या लगेगा 8, क्योंकि ये कौन सा पोर्शन है एनायन और ये वाला पोर्शन केटायन। अब इसका नाम +3 +3 -1 0, अगेन वही +3 -3, तो हेक्सा एमीन क्रोमियम 3, थोड़ी सी जगह छोड़कर हेक्सा साइनो कोबाल्ट 3। नाम जरूर लिखें, तभी आपको पता चलेगा कि ये आइसोमर्स हैं। अब यहां पे भी आप इनको एक्सचेंज कर दीजिए, तो ये बन गया प्लेटिनम के साथ लग गए 6 अमोनिया और दिस इज क्रोमियम, और क्रोमियम के साथ लग गए दिस इज कॉपर, सॉरी दिस इज कॉपर 4 अमोनिया, और प्लेटिनम के साथ भी 4 क्लोराइड। तो प्लेटिनम के साथ 4 अमोनिया हो गए और कॉपर के साथ हो गए 4 क्लोराइड्स। दिस इज Cu, क्योंकि कॉपर की सेकेंडरी वैलेंसी होती है 4, प्लेटिनम की तो 2 तरह की हो सकती है, बट कॉपर की 4। तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड्स, 0 +2 +2 -1 नेट चार्ज -2 नेट चार्ज +2। यहां देखो 0 +2 +2 -1 नेट चार्ज -2 नेट चार्ज +2। तो इसका नाम टेट्रा एमीन कॉपर 2, थोड़ी जगह छोड़कर टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2। और जब इधर हम नाम लिखेंगे तो क्या होगा टेट्रा एमीन प्लेटिनम 2, थोड़ी जगह छोड़कर टेट्रा क्लोराइडो क्यूपरेट 2। वहां पे कॉपर के साथ क्यूपरेट, यहां प्लेटिनम के साथ प्लेटिनेट। और कॉम्प्लेक्स जो भी हमारे पास एंटिटीज होती हैं, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है आप उसको अच्छे से जानते हैं। तो दिस वाज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, नथिंग सीरियस। हम करते क्या है, इसके अंदर सिर्फ लाइगेंड्स को एक्सचेंज कर देते हैं और उसी तरीके से इसका नाम बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। और देखो, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम, ठीक है। मैं अगर यहां फॉर्मूला की बात करूं तो दिस इज CONH3 5 टाइम्स NO2Cl2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस कहां से आएगा, दे डिफर इन मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्बिडेंट लाइगेंड। इनके अंदर कोई ऐसा लाइगेंड है जो 2 तरह की डोनर एटम्स रखता है, 2 तरह से इसके साथ कंबाइन कर सकता है। तो दैट वाज NO2। तो ये एक तो इस तरीके से हमने लिख लिया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स। अब मैं NO2 को लिखूंगी ONO और बाहर Cl2। ठीक है, अब जिस वक्त NO2 N के थ्रू है तो दिस इज नाइट्रीटो N, जब O के थ्रू है दिस इज नाइट्रीटो O, पहले बताया हुआ है आप लोगों को। तो इसका नाम क्या होगा, इट इज -1 -1 0 +3। तो दिस इज पेंटा एमीन नाइट्रीटो N डैश कोबाल्ट, थोड़ी सी जगह छोड़कर क्लोराइड, सॉरी कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3, जगह छोड़कर क्लोराइड। अब यहां पे है नाइट्रीटो N, इसका नाम क्या होगा, पेंटा एमीन
नाइट्रीटो ओ, कोबाल्ट 3, थोड़ी सी स्पेस छोड़कर क्लोराइड। तो फर्क क्या पड़ा? सिर्फ एम्बिडेंट लाइगेंड के मोड ऑफ अटैचमेंट पे, और ये बन गए दो आइसोमर। और आप इनको फिजिकली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। जिसमें नाइट्रो प्रेजेंट है, इट इज हैविंग येलो कलर, फिजिकली अपीयरेंस इसकी इट इज ऑफ येलो कलर, और जिसके अंदर नाइट्रीटो ओ है इट इज रेड इन कलर। दोनों को आप देखकर भी बता सकते हो कि इसमें नाइट्रीटो ओ है और इसमें नाइट्रीटो एन है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसके अंदर प्रेजेंट है साइनो ग्रुप। और आपको पता है साइनो अगर सी के थ्रू जुड़े तो दिस इज कॉल्ड साइनो सी, या सिंपल साइनो भी हम लिख देते हैं, और दिस इज साइनो एन। जब ये जुड़ेगा एन सी के थ्रू, व्हेन अटैचमेंट इज थ्रू एन इट विल बी साइनो एन। और कई बार हम ऐसा लिखते हैं, सी एन को लिखते हैं साइनो और एन सी को लिखते हैं आइसोसाइनो। ठीक है, जब आप खुद नाम लिख रहे हो तो साइनो सी साइनो एन लिख सकते हो या आइसोसाइनो, ये आपके ऊपर है, आप जैसे भी लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नोट कर लेना 1 मार्क के लिए। अब इसका दूसरा जो आइसोमर है वो क्या बनेगा? क्रोमियम पेंटाएमीन, और यहां हम लिखेंगे NC, मींस अटैचमेंट इज थ्रू N। तो इसका नाम पेंटाएमीन साइनो C क्रोमियम 3 क्लोराइड। और इधर भी -1 +3, अगेन दिस इज पेंटाएमीन साइनो N क्रोमियम 3 स्पेस छोड़कर क्लोराइड। तो इस तरीके से दोनों आइसोमर्स में फर्क क्या है? देयर इज डिफरेंस इन मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्बिडेंट लाइगेंड्स। तो ये थी 4 तरह की आइसोमेरिज्म्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स। आयोनाइजेशन के बाद हमने बात की थी हाइड्रेट के बाद कोऑर्डिनेशन के बाद लिंकेज। तो क्वाइट सिंपल आइसोमेरिज्म फॉर्म्स आर दीज। इनको अच्छे से एग्जाम्पल्स को जरूर माइंड में रखें, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में क्या आएगा, आपको ये पेयर दे दिया और पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दिस पेयर इज शोइंग। जिसमें लाइगेंड्स एक्सचेंज किए थे कोऑर्डिनेशन में, उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको दोनों आइसोमर्स लिख के दिए गए होंगे एंड इट विल बी आस्क्ड विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस पेयर ऑफ आइसोमर्स। या फिर 3-4 एग्जांपल्स लिख दी और आपको कहा जाता है कि इसमें से लिंकेज आइसोमर्स सेपरेट कीजिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स सेपरेट कीजिए, आयोनाइजेशन आइसोमर्स को सेपरेट कीजिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, आपने बेसिक थ्योरी को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यस नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखें so that every video can reach to you people very fast. So stay tuned for our upcoming videos. Till then, stay home, stay safe.